ओके, सो लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सॉल्ट पढ़ लिया था और उसका यूजेस भी पढ़ लिया था कि कहाँ कहाँ पे काम आता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है दूसरा तरीका का सब्सटेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो नेक्स्ट टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम जो है दैट इज कॉल्ड कास्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, CAUSTIC, कॉस्टिक सोडा। तो कभी कभी आपको पूछ लेता है व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप बोलोगे कॉस्टिक सोडा। या तो फिर आपको बोल सकता है व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा। सो केमिकल फार्मूला अब क्या होगा, तो वो होगा आपका NaOH। अगर फार्मूला पूछता है तो फार्मूला लिखोगे, अगर केमिकल नेम पूछता है तो उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलोगे, और अगर कॉमन नेम पूछता है तो वो कॉस्टिक सोडा होगा। समझ आया? अगर आपको केमिकल नेम बोला है और आपने लिखा है NaOH तो वो गलत है, क्योंकि वो फॉर्मूला है। नेम जो है वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आप लोग देख सकते हो। पहला प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैंने नोट्स दिया हुआ है, तो आप लोग अपना नोट्स में देख सकोगे। सबसे पहला, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्रिस्टल फॉर्म में रहता है और इसका कलर जो है वाइट रहता है। दूसरा, व्हेन एक्सपोज टू ओपन एयर इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड गेट्स डिजॉल्व इन इट। Solution further absorb carbon dioxide and is converted to sodium carbonate। यानी बोल रहा है कि जब हवा में हम इसको रखते हैं तो ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। मॉइस्चर मतलब वाटर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और फिर वो सोल्यूशन क्या करता है, फर्दर एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है सोडियम कार्बोनेट में। तो आप लोग फार्मूला भी देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे वाटर नहीं दिया है। ठीक है, ये मतलब कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, ये पार्शियल रिएक्शन है, मतलब आधा आधा रिएक्शन दिया हुआ है, कंप्लीट नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हो रिएक्शन होने के बाद, सॉरी ये पार्शियल नहीं है, करेक्ट है, रिएक्शन करेक्ट है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है और एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन वो एब्जॉर्ब करता है, तो वो है +H2O। समझ आया? अब नेक्स्ट है सम मेटल्स जैसे कि हो गया जिंक, हो गया एल्यूमिनियम, हो गया। यानी ऐसा मेटल जैसे कि जिंक, एल्यूमिनियम, ये सब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अब आप लोगों को पता है कि ये क्या है, बेस है। तो आपको ऐसा बेस चाहिए होगा, सॉरी ऐसा मेटल चाहिए होगा जो मोर रिएक्टिव होगा सोडियम से। तो यहाँ पे कुछ कुछ है, जैसे कि जिंक हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, ये सब चीज़ इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो आप देख सकते हो NaOH प्लस Zn, इसके साथ रिएक्ट करने से ये क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, तो H2 बचेगा। और बाकी का क्या क्या बच गया, जिंक बच गया, सोडियम बच गया, ऑक्सीजन बच गया। तो इसका फॉर्मूला होगा Na2ZnO2, यानी इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट। समझ आ रहा है? यानी सोडियम जिंकेट बनेगा। तो कभी कभी आपको ना पूछ लेता है कि सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या है, तो Na2ZnO2 ये है सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला। ठीक उसी तरीका से एल्युमिनियम के साथ ये रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो फॉर्म करता है NaAlO2 प्लस H2। दोनों केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो NaAlO2 जो है इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो नोट्स में सिर्फ एल्यूमिनेट बोल के लिखा है, ये एल्यूमिनेट नहीं सोडियम एल्यूमिनेट होता है। ठीक है, NaAlO2 इसको चेंज कर लेना, इसका पूरा नाम होगा सोडियम एल्यूमिनेट। क्लियर है? नाम सब पूछ लेगा एग्जाम में कि सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है। सो आप लोगों को याद रखना होगा फॉर्मूला। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन
इज हीटेड विद एमोनियम सॉल्ट. एमोनियम सॉल्ट यानी एमोनियम क्लोराइड NH4Cl. सो NH4Cl के साथ जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड तो प्रोड्यूस होता है, हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर कोई सॉल्ट जो है किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो नया सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एमोनिया प्रोड्यूस होता है. ठीक है, इस केस में एमोनिया प्रोड्यूस होगा. तो आप देख सकते हो NH4Cl प्लस NaOH जो है रिएक्ट करने के बाद NaCl प्लस H2O प्लस एमोनिया फॉर्म होता है. ये एमोनिया जो है इसका एक स्मेल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पंजेंट स्मेल. पंजेंट स्मेल अगर हिंदी में बोला जाए, एकदम प्योर हिंदी में बोला जाए तो कहा जाएगा कसीला, कसीला गंध. कसीला का मतलब होता है जैसे कि थोड़ा सड़ा हुआ गंध आएगा. समझ आया? जैसे कि लैब में आप लोग ने कभी सुना होगा, टीवी में सुना होगा कि ये तो स्मेल एमोनिया का है. सो कैसे पता चलता है? वो सड़ा हुआ थोड़ा गंध आता है तो वो एमोनिया होता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है यूजेस. सो यूजेस में क्या है? इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सोप एंड डिटर्जेंट. सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में काम आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने पहले भी पढ़ा है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पेपर, आर्टिफिशियल फाइबर, ये सब बनाने में काम आता है. इट इज़ यूज टू डिग्रीस मेटल. डिग्रीस का मतलब होता है जैसे कि मेटल जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके साथ दूसरा कुछ चीज़ लग जाता है, लुब्रिकेंट. वो लुब्रिकेंट को निकालने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं. ठीक है, और पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए भी ये चीज़ आता है. तो सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारा यूजेस होगा इसका. हमने सिर्फ 2-3 पॉइंट लिखा है. ठीक है, नेक्स्ट आता है वॉशिंग सोडा. ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इसको मार्क करके रखना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है. तो वॉशिंग सोडा जो है इसका फॉर्मूला मैंने पहले भी बता दिया, Na2CO3.10H2O. तो इसको अगर हम लोग मतलब वर्ड में बोलेंगे तो हम लोग इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. डेका का मतलब होता है 10 और हाइड्रेट मतलब पानी. सो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ये है इसका केमिकल नेम. केमिकल नेम जो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है. केमिकल फॉर्मूला जो है वो होगा Na2CO3.10H2O. और अगर इसका कॉमन नेम पूछेगा तो वो होगा वॉशिंग सोडा. समझ आया? तो यहाँ पे मैंने नोट में कुछ लिखाया था कि ये कैसे बनता है. प्रिपरेशन तो आप लोगों का सिलेबस से हटा दिया गया है तो प्रिपरेशन तो नहीं बता रहा हूँ, मैं दूसरा चीज़ बता रहा हूँ. तो यहाँ पे नोट दिया हुआ है, मैंने सिंपल सा कुछ नोट बताया है कि द प्रिंसिपल यूज टू प्रिपेयर सोडियम कार्बोनेट इज द सॉल्वे प्रोसेस. एक प्रोसेस होता है, अलग अलग प्रोसेस का नाम होता है. जैसे कि कोई कोई ब्लास्ट फर्नेस में होता है, कोई फ्रास प्रोसेस होता है, अलग अलग प्रोसेस होता है. तो ये एक सॉल्वे प्रोसेस है. इस प्रोसेस से हम लोग सोडियम कार्बोनेट को एक्सट्रैक्ट करते हैं. ये लंबा प्रोसेस है, ये नहीं है कि एक ही स्टेप में हो जाता है, लंबा प्रोसेस है. ये प्रिपरेशन आप लोगों का हटा दिया गया है. दूसरा, ये मतलब सोडियम कार्बोनेट पाने के लिए जो रॉ मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करते हैं सॉल्वे प्रोसेस में, वो होता है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और एमोनिया. ये चीज़ के मदद से ही हम लोगों को वॉशिंग सोडा मिलेगा बाद में. ठीक है, सो दिस आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस, दैट मीन्स सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और एमोनिया. एग्जाम में कभी कभी आपको पूछ लेता है कि सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा जो है कौन सा प्रोसेस से बनाया जाता है. तो ऑप्शन में अगर सॉल्वे प्रोसेस है तो आपका आंसर सॉल्वे प्रोसेस होगा. और पूछेगा कि रॉ मटेरियल क्या क्या ज़रूरत होता है ये वॉशिंग सोडा बनाने के लिए. तो मान लो कि यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और एमोनिया. तो मे बी 2 दे देगा, बोलेगा कि और कौन सा इस्तेमाल होता है. तो तीसरा वाला आपको याद रखना है कि क्या है, यानी ये तीनों आपको याद रखना है. ओके, अब प्रॉपर्टीज में जाते हैं.
प्रॉपर्टीज में जाते हैं। तो सबसे पहला है कि वॉशिंग सोडा इज अ ट्रांसल्यूसेंट एफ्लोरेसेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो पहला पॉइंट क्या बोला, वॉशिंग सोडा इज अ ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या होता है, जो क्लियर होता है, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, ठीक है। और क्या क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंस और ओपेक, ये तीन होता है, राइट। सो ये पार्शियली, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है जो पार्शियली दिखाई देता है, जैसे ऑयल पेपर हो गया, बटर पेपर हो गया, ये सब जो होता है ना पार्शियली दिखाई देता है, तो इसको हम लोग ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। तो यानी इसका जो क्रिस्टल जो होता है वो ट्रांसल्यूसेंट होता है। एफ्लोरेसेंट का मतलब होता है ये एक प्रॉपर्टी है जिसमें कोई सब्सटेंस अपना वाटर मॉलिक्यूल को लूज करता है। The process in which a substance loses its water molecule is known as efflorescent। यानी मैंने आपको पहले भी बताया था कि वॉशिंग सोडा जो है उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ये वॉशिंग सोडा का है, ठीक है। लेकिन जब हम उसको हवा में रख देते हैं तो उसका 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गायब हो जाता है। तो ये जो गायब होने का जो प्रोसेस जो उसको हम लोग बोलते हैं एफ्लोरेसेंट। समझ आया? क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी ये क्रिस्टल टाइप का होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नंबर 2, व्हेन एक्सपोज टू एयर, हवा में रखने से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करता है। क्रिस्टल ऑफ सोडियम कार्बोनेट लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन टू एटमोस्फेयर। द रिजल्टिंग पाउडरी सब्सटेंस इज अ लाइट एश या फिर सोडा एश बोलते हैं। यानी 9 मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गया, बचा कितना, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी Na2CO3.H2O। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं लाइट ऐश या तो फिर सोडा ऐश। समझ आया? तो ये जब हवा में हमने रखा तो ये गायब हो गया, 10 मॉलिक्यूल्स गायब हो गया, यानी इसका प्रॉपर्टी जो है ये अभी कपड़ा को साफ नहीं करेगा। लेकिन जब ये पाउडर को जब हम पानी में डालते हैं ना, अगेन इट गेन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ इट अगेन गेन 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और मिलने के बाद फिर से Na2CO3.10H2O हो जाता है। अब वो कपड़ा को साफ करेगा। समझ आया? नेक्स्ट आता है इट इज सॉल्युबल इन वाटर। एक्वस सोल्यूशन इज अल्कालिन टू लिटमस। अल्कालिन का मतलब होता है बेस, यानी इसका लिटमस में अगर हम लोग ट्राई करेंगे एक्वस सोल्यूशन को तो आप देखोगे कि ये बेस जैसा बिहेव करेगा, यानी इट विल टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। ओके, सो यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्शन आप लोग देख सकते हो, ये पार्शियल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हेन ट्रीटेड विथ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड मैंने बताया था जो एसिड इंसान बनाता है, एक्चुअली दे आर द स्ट्रॉन्ग एसिड। सो मिनरल एसिड का मतलब हुआ वो एसिड जो इंसान बनाता है, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस इफरवेसेंस। इफरवेसेंस का मतलब होता है गैस इवॉल्व होना, द प्रोसेस इन विच गैस इज इवॉल्व। अब वो गैस कुछ भी हो सकता है, इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इफरवेसेंस, ठीक है। सो वही बोल रहा है व्हेन ट्रीटेड विथ मिनरल सॉल्ट, मिनरल सॉल्ट मतलब एसिडिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है। सो व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ मिनरल सॉल्ट इट प्रोड्यूसेस effervescence, that means bubbles of carbon dioxide is evolved। सो यहाँ पे आप लोग रिएक्शन देख सकते हो Na2CO3.H2O। तो ये जब रिएक्ट करेगा तो आपको सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है when aqueous solution of sodium carbonate is treated with excess carbon dioxide gas, यानी बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा में जब हम उसको रिएक्ट करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट इज प्रोड्यूस। सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब हो गया NaHCO3 प्रोड्यूस होता है। तो आप रिएक्शन देख सकते हो, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर भी है, प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तब ये बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट।
ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। तो वो बैलेंस करना आप लोगों को आता है, आप लोग बैलेंस कर लेना। नेक्स्ट आता है व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज हीटेड विद सल्फर डाइऑक्साइड गैस। याद है मैंने आप लोगों को सिखाया था कि सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, मैंने सिखाया था सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। सल्फर डाइऑक्साइड फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, याद है ना, नहीं है। सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के साथ फिर से रिएक्ट करता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5, मैंने बताया था ये चीज। और फिर ये सोडियम ट्राइऑक्साइड जो है फिर रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, तब जाके आपका बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, वो अगर पानी के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म होता है। लेकिन सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब जाके वो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि सल्फर डाइऑक्साइड को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ डैश कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट, सो वो होता है वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विद सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड का मतलब होता है SO3, सल्फेट का मतलब होता है SO4, ठीक है। इस प्रोड्यूस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सकता है। तो आप लोग देख सकते हो सोडियम कार्बोनेट जो है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम सल्फाइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है यूजेस। यूजेस मतलब कहाँ कहाँ पे काम आता है ये वॉशिंग सोडा, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, वॉशिंग सोडा जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आया है ये सब चीज़। सो पहला पॉइंट है इट इज़ यूज्ड एज क्लींजिंग फॉर डोमेस्टिक पर्पस, घर में कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग इसको, कपड़ा वपड़ा धोने के लिए। नेक्स्ट आता है इट इज़ यूज टू सॉफ्टन हार्ड वाटर। याद रखना दो तरीका का पानी होता है, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर में साबुन काम करता है, साबुन से अगर आप कपड़ा वपड़ा धोओगे वो काम करेगा सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर का मतलब होता है उसमें मिनरल्स मौजूद नहीं रहता है, मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम कैल्शियम ये सब चीज़ मौजूद नहीं रहता है। अगर ये मैग्नीशियम कैल्शियम ये सब चीज़ मौजूद नहीं रहेगा पानी में तो उसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। लेकिन अगर पानी में मैग्नीशियम और कैल्शियम मौजूद है तो उसको हम लोग हार्ड वाटर बोलते हैं। और उस केस में अगर आप साबुन इस्तेमाल करते हो कपड़ा धोने के लिए, साफ नहीं होगा कपड़ा। सो इन दैट केस वी यूज वॉशिंग सोडा, समझ आया, या तो फिर डिटर्जेंट, समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट आता है इट इज़ यूज टू मेक ग्लास, ऐसा बहुत सारा पॉइंट मिल जाएगा ग्लास बनाने के लिए। इट इज़ यूज इन फोटोग्राफी, टेक्सटाइल, पेपर एक्सेट्रा, ये सब काम में आता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट रिएजेंट इन लैब। रिएजेंट का मतलब होता है जिस चीज़ को हम लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मतलब किसी चीज़ को रिएक्ट करने के लिए ना कुछ ऐड किया जाता है उसमें, दैट इज़ कॉल्ड द रिएजेंट। तो इस चीज़ को हम लोग रिएजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कोई दो यूजेस पता होने से हो गया, ठीक है, दो काफ़ी है। अपना नॉलेज के लिए आप ज़्यादा भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है टॉपिक बेकिंग सोडा, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना। बेकिंग सोडा, सो बेकिंग सोडा जो है ये कॉमन नेम है। अगर कोई आपको पूछता है कि जैसे कि ये कॉमन नेम हो गया, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। और इसका कॉमन नेम नहीं, मतलब
कॉमर्शियल नेम जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। मतलब फॉर्मूला है केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम और कॉमन नेम। तो एग्जाम में जनरली पूछ लेते हैं कॉमन नेम क्या है, समझ आया? जैसे कि बोल देगा सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है, तो कॉमन नेम जो है वो है बेकिंग सोडा। सो ये होता क्या है? इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस दैट फॉर्म फिब्ली या फिर फिबल, जो भी आप बोल। सो क्या बोला है? इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस दैट फॉर्म फिबल या फिर फिबली, या जो भी आप लोग बोलो, FEEBLY, ठीक है। फिबली का मतलब होता है वीक, ठीक है। सो इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, वो सफेद कलर का क्रिस्टल होता है, दैट फॉर्म फिबली। फिबल का मतलब होता है वीक, कमजोर, वीक एल्कालिन सॉल्यूशन। ये एल्कालिन है यानी ये बेस है, ठीक है। दूसरा, व्हेन हीटेड अबव 543 केल्विन, मैंने आप लोगों को क्लास 9 में भी सिखाया था कि टेम्परेचर इज ऑलवेज मेजर्ड इन केल्विन बिकॉज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। हम लोग जब साइंस में पढ़ते हैं ना, फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो हम लोग हमेशा, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, हम लोग टेम्परेचर जो है ना केल्विन में ही लेते हैं, ठीक है। अलग अलग कंट्री अलग अलग इस्तेमाल करता है। जैसे कि मान लो इंडिया में हम लोगों का सेल्सियस इस्तेमाल करते हैं, डिग्री सेल्सियस। अमेरिका, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, वहाँ पे उन लोग फ़ारेनहाइट इस्तेमाल करते हैं। बट साइंटिस्ट जो होता है ना उसको केल्विन इस्तेमाल करता है। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है, 0 डिग्री सेल्सियस जो है, हम लोग इंडिया में 0 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे, अमेरिका में उसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलेंगे। और साइंटिस्ट लोग जब उसको बोलेंगे तो वो केल्विन में होगा, एंड दैट विल बी 273.15 केल्विन। यानी ये तीनों सेम है। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्विवेलेंट टू 273.15 केल्विन। ये तीनों ही 0 डिग्री सेल्सियस है, समझ आया? तो उस तरीके से मेजर किया जाता है। कन्वर्शन जो है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फिर केल्विन में करना मैंने क्लास 9 में सिखाया था, ठीक है। तो वो आप लोगों के पास अगर नोट्स होगा तो आप लोग देख सकोगे कैसे कन्वर्ट करता है। ओके, तो क्या बोल रहा है? व्हेन हीटेड अबव 543 केल्विन, यानी ये 100 डिग्री से ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। 100, 200, 373, 473, ये लगभग 200 से ज़्यादा है, ठीक है। इट्स ट्रांसफॉर्म टू सोडियम कार्बोनेट। यानी अगर हम इसको 543 डिग्री 543 केल्विन में हीट करते, किसको बेकिंग सोडा को अगर हम लोग 543 केल्विन पे हीट करते, उसके ऊपर हीट करते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो वो रिएक्शन दिया हुआ है, आप लोग देख सकोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट का मतलब हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। सो बेकिंग सोडा जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, वाटर प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। रिएक्शन दिया हुआ है, आप लोग देख सकोगे, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग देख सकोगे, याद रखना है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूजेस। सो क्या क्या काम आता है बेकिंग सोडा का? सो इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर बनाने का काम में आता है। बेकिंग सोडा अलग चीज़ है, बेकिंग पाउडर अलग चीज़ है, ठीक है। बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग सोडा भी जनरली हम लोग खाना वाना में डालते हैं, बेकिंग पाउडर भी डालते हैं। तो बेकिंग पाउडर डालने से क्या होता है ना, वो फ्लफ़ी होता है। बेकिंग पाउडर जब डालते हैं ना किसी सब्सटेंस में, तो जब उसको हीट करते हैं तो उसमें जो केमिकल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। जैसे कि अगर आप लोग ने घर में केक बनाया होगा, कभी कभी केक बनाया होगा या केक बनाते हुए देखा होगा, जब खाते हो तो आपने देखा होगा कि केक के बीच बीच में गैप होता है, देखा है नहीं देखा है?
तो वो एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना, वो जब इवॉल्व होता है, छेद से जब निकलता है, तो बीच बीच में ना गैप रह जाता है। और मैंने बताया था कि जब कोई गैस रिलीज होता है तो उसको हम लोग एक टर्म देते थे, नाम, क्या नाम बताया था? इफारवेसेंस। समझ आया? सो वो इफारवेसेंस के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस रिलीज करता है। सो ये जब निकलता है ना, तो वो केक जो है ना थोड़ा सॉफ्ट रहता है। जैसे कि आप लोग ने स्पॉन्ज देखा होगा, स्पॉन्ज के बीच बीच में गैप रहता है, तो स्पॉन्ज को दबाने से सॉफ्ट रहता है, ठीक है? वैसे ही केक के बीच बीच में अगर गैप रहेगा ना, तो जैसे कि आप लोग ने ब्रेड रेड भी देखा होगा, बीच बीच में गैप रहता है कि नहीं ब्रेड का, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो वो फ्लफी बन जाता है, गैप गैप रहने की वजह से फ्लफी बन जाता है। तो उसका काम ही है फ्लफी बनाना। दूसरा, इट इज एन इम्पॉर्टेंट केमिकल इन पेपर, टेक्सटाइल एंड कैरेमिक इंडस्ट्री, यानी पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और जैसे कि मिट्टी का जो सामान वामान बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मिट्टी का जो बर्तन वर्तन बनाते हैं ना, वो सब चीज में ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? अब कैसे इस्तेमाल करता है वो तो अब उन लोगों को पता होगा जो इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट आता है, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। मैंने पहले भी बताया था फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है। तो आप देख सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सोडियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस को बुझाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इम्पॉर्टेंट है, वॉशिंग सोडा इम्पॉर्टेंट है, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा इम्पॉर्टेंट है, और नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर, और एक है और इसमें आप लोगों का चैप्टर में प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये चार चीज़ आप लोगों का एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आता है। तो नेक्स्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्या है, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है ब्लीचिंग पाउडर जो है वो हम लोग पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को पता होगा ना ब्लीचिंग पाउडर, जैसे कि मान लो कि कहीं पे आपका एल्गी उल्गी भी लग गया, गंदगी हो गया, तो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं वो साफ होने के लिए। या फिर पानी अगर खराब हो गया तो पानी को साफ करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। आप लोग ने देखा होगा स्कूल में भी, ऑफिस में भी, जब पानी से कुछ एक अलग सा गंध आता है, समझ लो कि उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाया हुआ है। समझ आया? सो इट इज कॉमर्शियली कॉल्ड, कॉमर्शियली यानी कॉमर्शियल नेम इसका क्या है, क्लोराइड ऑफ लाइम। इसको हम लोग क्लोराइड ऑफ लाइम बोलते हैं, या फिर क्लोरीनेटेड लाइम, उसको क्लोरीनेटेड लाइम भी बोलते हैं, या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। तो आप लोग अगर एग्जाम में कोई पूछता है कि इसका केमिकल कॉमर्शियल नेम क्या है या केमिकल नेम क्या है, तो आप लोग बोलोगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है? और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है? CaOCl2। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो CaOCl2, ठीक है? कभी कभी ना एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको इसका फॉर्मूला जो है, जैसे कि CaOCl2 है, तो ये लोग क्या करता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देगा, CaOClCl दे देता है। यानी Ca लिखेगा, ब्रैकेट में OL लिखेगा, और फिर ब्रैकेट को क्लोज करके फिर Cl लिखेगा। तो बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाता है कि अरे ये तो Cl2 था, यहाँ तो है ही नहीं। एक्चुअली में वही फॉर्मूला है, उसको स्प्लिट करके लिखा है। समझ आया क्या बोला मैंने? क्लोरीन को दो बार लिख देता है, CaOClCl ऐसा करके लिख देता है, तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है? इसका प्रिपरेशन एग्जाम में पूछ लेता है, कभी कभी ना एग्जाम में इसका प्रिपरेशन पूछ लेता है। ये सिंपल है इसलिए मैंने लिखा दिया है, ठीक है? सो प्रिपरेशन जो है ये पूछ लेता है कि हाउ क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड। वेरी सिंपल है, एकदम सिंपल है, इसीलिए ये पूछ लेता है। क्योंकि ये जो वॉशिंग सोडा हो गया या फिर दूसरा चीज़ जो हो गया ना, इसका
प्रोसेस जो है ना काफ़ी बड़ा है, 5 मार्क्स का आता था पहले, काफ़ी पहले, लगभग आपका मान लो कि अभी से 14-15 ईयर्स बैक 5 मार्क्स का सवाल पूछता था कि ब्लीचिंग पाउडर सॉरी वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, उसका पूरा प्रोसेस लिखना होता था। काफ़ी बड़ा रिएक्शन सब था, बहुत सारा रिएक्शन होने के बाद फाइनली वॉशिंग सोडा बनता था। तो वो सब प्रिपरेशन हटा दिया गया है। तो ये क्लोरीन का मतलब ये ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन एकदम सिंपल है बोल के इसको रखा गया है। तो कैसे प्रिपेयर होता है, एग्जाम में पूछ लेता है, हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर। तो यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन ओवर स्लेक्ट लाइन। क्लोरीन को हम लोग पास करते हैं स्लेक्ट लाइन से। स्लेक्ट लाइन का मतलब मैंने पहले भी बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, लेकिन टेम्परेचर याद रखना होगा कि टेम्परेचर होना चाहिए 313 केल्विन। टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा कम होगा तो नया चीज़ बन जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आपका घर में आपका मम्मी पकौड़ा बना रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया तो ऊपर का तो पूरा पक जाएगा लेकिन अंदर में कच्चा रह जाएगा, बताया था ना। तो वो सारा चीज़ मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है कि जब कभी भी इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन, क्लोरीन को पास करेंगे ओवर स्लेक्ट लाइन, यानी स्लेक्ट लाइन के साथ, स्लेक्ट लाइन है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें क्लोरीन पास करेंगे। तो पास करने के बाद एट टेम्परेचर ऑफ 313 केल्विन, इस टेम्परेचर में पास करोगे तो आप रिएक्शन देख सकते हो। ये टेम्परेचर ऊपर में मैंने लिख दिया एरो के ऊपर में। सो क्या फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। समझ आया। तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन। सो ये 2 मार्क्स के लिए पूछ लेता है, तो 2 मार्क्स का ये प्रिपेयर। नेक्स्ट आता है इसका प्रॉपर्टीज। सो इट इज अ वाइट, सफ़ेद कलर का होता है। एमरफस पाउडर, एमरफस का मतलब होता है जिसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, टेढ़ा बेका, छोटा मोटा बड़ा, इस तरीके का सब कोई भी शेप का हो सकता है, ठीक है। सो उसको एमरफस बोला जाता है। जैसे कि अगर आप चीनी का दाना देखो या फिर आप नमक का दाना देखो, सब ऑलमोस्ट सेम साइज का होता है, क्यूबॉइडल शेप का होगा या क्यूब शेप का होगा, एक जैसा ही होता है। तो उसको हम लोग क्रिस्टलाइन शेप बोल देते हैं। ये भी क्रिस्टलाइन शेप है लेकिन एमरफस है, मतलब इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई टेढ़ा है तो कोई सीधा है, तो कोई मतलब रफ है मतलब ऊंचा नीचा है, इस तरीका का है। समझ आया। सो इट इज अ वाइट एमरफस पाउडर डेट स्मेल स्ट्रांगली ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एक स्मेल आता है। अगर आप लोग कभी देखा होगा कि कहीं पे जैसे कि एल्गी लग गया किसी सरफेस में, तो ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर डाल देने से क्या होता है ना, वहाँ से एक स्मेल आता है। आप लोग ने अगर कभी नोटिस किया होगा तो देखा होगा, या पानी पीते समय भी कभी कभी अगर मतलब ब्लीचिंग पाउडर डाला है तो पानी से भी एक गंध आता है, वो गंध एक्चुअली में क्लोरीन का होता है। समझ आया। तो यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग स्मेल दिखाता है क्लोरीन का, ठीक है। व्हेन एक्सपोज टू एयर, अगर हवा में रख देते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन एक्सपोज टू एयर इट डेटोरिएट्स गिविंग ऑफ क्लोरीन, यानी वो खराब हो जाता है। यानी ब्लीचिंग पाउडर को अगर आप खोल के रख दो तो उसका क्लोरीन जो है ना वो पूरा निकल जाएगा और आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर को खोल के नहीं रखना, उसको पैक करके रखना है। समझ आया। नेक्स्ट आता है यहाँ पे एक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, ये सब चीज़ मैंने दिया हुआ है, आप लोगों को बस देखना है, समझना है, याद करना है, ठीक है। बाकी एक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ठीक है। सो ये सब चीज़ आप लोग देख पाओगे खुद से, ओके। नेक्स्ट आता है यूजेस। इट इज़ यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यानी ब्लीचिंग के तौर पर साफ करने के लिए काम आता है, पेपर में इसमें क्या बोलते हैं कपड़ा साफ करने में, ये सब चीज़ में काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इट इज़ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, पानी साफ करने के लिए काम आता है, ठीक है। पानी साफ करने के लिए, जर्म्स को मारने के लिए क्लोरीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट आता है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनाने में भी काम आता है ब्लीचिंग पाउडर का। सो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। नेक्स्ट आता है इट इज़ यूज्ड टू मेक वूल, वूल श्रिंक प्रूफ, यानी इसके मदद से ब्लीचिंग के मदद से हम लोग ऐसा वूल बना सकते हैं जो श्रिंक नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि कुछ कुछ क्या होता है ना, कपड़ा श्रिंक हो जाता है, धोने के बाद छोटा हो जाता है। कभी देखा है ऐसा कपड़ा जो धोने के बाद छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है? लेकिन ये ब्लीचिंग इस्तेमाल करके, यानी ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल करके ना हम लोग वूल को श्रिंक होने से बचा सकते हैं। तो वो कैसा टेक्निक है वो तो सीखना पड़ेगा आप लोगों को। सो ये खत्म। नेक्स्ट टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, एंड दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में 110% प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और एक रह गया वॉशिंग सोडा, इन चारों में से कोई एक ना एक आएगा ही आएगा। ठीक है, जनरली ये चारों में से कोई एक देता है, बट ज़्यादातर टाइम जो है वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस में से ही आता है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैंने फॉर्मूला लिखाया है CaSO4 हाफ H2O। तो इसका केमिकल फॉर्मूला जो है वो है CaSO4 हाफ H2O। केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, हेमी का मतलब होता है हाफ। ठीक है, सो इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, और इसका कॉमन नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, सो ये बनता कैसे, इसका भी प्रिपरेशन पूछ लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है प्रिपरेशन। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम बोलकर एक सब्सटेंस होता है, उसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2O, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है। तो जब कभी भी कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रहेगा वो जिप्सम होगा। लेकिन ये जिप्सम से 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को अगर हम रिमूव कर दे तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। क्या है, अगर किसी का हाथ टूटा हुआ है, आपके लाइफ में अगर किसी का हाथ टूटा हुआ देखा है, प्लास्टरिंग करते हुए देखा होगा, तो आपको पता चलेगा शुरुआत में ना ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग क्या करते हैं ना, भिगाते हैं। ठीक है, भिगाते हैं। भिगाने के बाद उसको ना, जैसे कि कपड़ा लगाया हुआ है हाथ में या जहाँ पे भी प्लास्टर करना है, हम लोग उसको फटाफट लपेट कर उसको रख देते हैं। थोड़ा देर के बाद ना वो सूख जाता है। तो शुरुआत में वो प्लास्टर ऑफ पेरिस था, जब सूख जाता है तो उसमें पानी मिक्सअप हो जाता है 1.5 मॉलिक्यूल्स, और वो मिलने के बाद बन जाता है जिप्सम। समझ आया? यानी यू कैन एक्सट्रैक्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रॉम जिप्सम एंड देन फ्रॉम जिप्सम यू कैन मेक प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ आया? यानी आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पानी में मिला दिया तो एक हार्ड मास बन जाएगा, दैट इज जिप्सम। वो जिप्सम में से 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में निकाल दिया, आपका बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम दो अलग अलग चीज़ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सॉफ्ट होता है, जिप्सम जो है वो हार्ड होता है। यानी हाथ में जो हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस जो लगाते हैं, ठीक है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, लेकिन जब वो हार्ड हो जाता है दैट इज जिप्सम। समझ आया? तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम CaSO4 2H2O at about 373 केल्विन। 373 केल्विन का मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस। सो 100 डिग्री सेल्सियस में जब आप जिप्सम को हीट करते हो, ठीक है, इन लार्ज स्टील पॉट, ये उन लोगों का तरीका बनाने का, बड़ा सा पॉट लेकर उसमें स्टीरर होता है, मैकेनिकली ऐसे ऐसे घूमते रहता है, आप लोग ने डिस्कवरी में देखा होगा, तो वैसा हिलते रहता है, मिक्सअप होते रहता है विथ मैकेनिकल स्टीरर। जिप्सम partially loses water giving calcium sulfate hemihydrate।
ठीक है। सो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट फॉर्म हो जाता है। हेमीहाइड्रेट का मतलब होता है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सो याद रखना है कि जिप्सम को हम लोगों को हीट करना है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तब उसमें जो वाटर जो है वो वाटर जो है गायब हो जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर था तो 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को गायब कर देंगे। जब गायब हो जाएगा, जब आप उसको 373 केल्विन पे हीट करोगे, कहने का मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे, तब जाके वो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। समझ आया? लेकिन लेकिन ये ध्यान में रखना है कि अगर इसका टेम्परेचर उससे ज़्यादा हो गया, यानी जिप्सम को जब आप हीट कर रहा है तो 373 डिग्री सेल्सियस से अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स है 2H2O, ये वाटर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है पूरी तरीक़ा से रिमूव हो जाएगा। और जब ये पूरी तरीक़ा से रिमूव हो जाएगा तो ये ना ही रहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ना ही रहेगा जिप्सम, ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, और उसका प्रॉपर्टी टोटली अलग होगा दोनों से। समझ आया? यानी while heating plaster of Paris, gypsum, you have to be very careful. You have to closely watch the temperature. The temperature of the substance should not exceed 373 Kelvin. If it goes beyond, I remember is उसके ऊपर यानी 540 something है, हाँ 43 or something. If you reach to that temperature, then the 2 molecules of water will be loose from gypsum and it will be converted into calcium sulfate, and that will be totally a different substance. ठीक है? और उसका नाम हम लोग बोलेंगे एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। ठीक है? समझ आया?